रज्जो गांव की सीधी सादी, अल्हड़ पर बेहद खूबसूरत लड़की थी। उम्र यही कोई 18 या 19 साल रही होगी। 2 साल पहले उसके माँ बाप की एक हादसे में मौत हो गई थी। उसके बाद भैया भाभी ने उसकी शादी रमेश से करा दी और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। तब तक वह 12वीं जमात तक ही पढ़ पाई थी। रमेश तकरीबन 25 साल का नौजवान था जो फौज में तैनात था। इस समय उसकी पोस्टिंग पुणे में थी। शादी के समय रमेश को 15 दिन की छुट्टी मिली थी। तब से वह अब घर आया था और इस बार अपनी नई ब्याहता पत्नी रज्जो को साथ ले जा रहा था। पति के साथ रेल के एयर कंडीशनर डब्बे में बैठी रज्जो बहुत रोमांचित हो रही थी। वो पहली बार ऐसे ठंडे डब्बे में सफर कर रही थी, वो भी अपने नैनवेले पति के साथ। खिड़की के पास बैठी रज्जो भविष्य के सपने बुनने में इतनी तल्लीन थी कि उसका पति रमेश कब उसकी बगल में आकर बैठ गया, इस बात का उसे भान ही नहीं रहा। जब रमेश ने रज्जो को कुहनी मारकर छेड़ा तब वो वर्तमान के धरातल पर आई। उसने प्यार से पति को मुस्कुरा कर देखा और उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। रमेश की बर्थ रज्जो की बर्थ के ऊपर की थी। सामने की सीट पर एक नौजवान बैठा था जो अजीब सी नजरों से रज्जो को घूरे जा रहा था। उसकी गहरी नीली आंखें मानो रज्जो के शरीर के अंदर तक का मुआयना कर रही थीं। रज्जो इस बात से असहज महसूस कर रही थी। उस नौजवान की उम्र भी रमेश के बराबर ही रही होगी। रमेश ने उससे अपने साथ सीट बदलने का आग्रह किया तो उसने बताया कि यह उसकी सीट नहीं है, बल्कि उसकी सीट ऊपर की है। रमेश ने सोचा कि इस सीट पर जो भी आएगा तब वो उससे सीट बदलने की बात कर लेगा। उनका आपस में परिचय हुआ। वो नौजवान एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। उसकी पोस्टिंग नवी मुंबई में थी। वो दिल्ली से किसी शादी समारोह से लौट रहा था। अभी उसकी छुट्टियां बाकी थीं, तो वह अपनी बहन के पास पुणे जा रहा था। रमेश उसके साथ बातों में मशगूल था, पर रज्जो को यह अच्छा नहीं लग रहा था। वो पति के साथ ढेर सारी बातें करना चाहती थी, पर यह कबाब में हड्डी बन उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर रहा था। जब रज्जो से रहा नहीं गया तो वो बोली, सुनिए, मुझे तो बहुत भूख लगी है, खाना निकालूं? रमेश के हाँ कहते ही रज्जो खाना निकालने लगी, तो सामने वाला नौजवान, जिसका नाम विपिन नाम था, वहां से उठकर जाने लगा। रमेश ने उसे भी खाने के लिए पूछा तो थोड़ी नानुक के बाद वो मान गया। खाना खाने के बाद धन्यवाद कहकर विपिन ऊपर अपनी सीट पर चला गया। रमेश अब रज्जो के साथ सटकर बैठ गया और धीरे धीरे प्यार भरी बातें करने लगा। रज्जो का शर्म से चेहरा लाल हो रहा था। डब्बा तकरीबन खाली सा ही था। अमावस की रात थी और बाहर घंघोर अंधकार छाया था। दीन दुनिया से बेखबर पति पत्नी का जोड़ा अपनी प्यार की दुनिया में खोया था। इस बात से अनजान की 2 आंखें लगातार उन पर नजरें जमाए हुए थीं। रमेश ने रज्जो के कान में धीमे से फुसफुसाते हुए कहा कि थोड़ी देर बाद सबके सो जाने पर वो उसकी सीट पर आ जाएगा। ये सुनकर रज्जो के दिल की धड़कनें तेज हो गई और पलकें खुद ही झुक गई, पर अचानक उसे लगा कि कोई उन्हें घूर रहा है। उसकी नजर ऊपर गई तो उसने देखा कि विपिन उसे अपलक देखे जा रहा था। तभी विपिन ने रमेश को कॉफी के लिए पूछा तो रमेश ने हाँ में सिर हिला दिया। रज्जो ने पहले तो आनाकानी की, पर रमेश के कहने पर 2-4 घूंट कॉफी पीकर डिस्पोजेबल कप सीट के नीचे सरका दिया, फिर बत्ती बुझाकर लेट गई। रमेश और विपिन सामने की सीट पर बैठकर बातें करते हुए कॉफी पीने लगे। काफी ठंड थी तो रमेश ने बैग से मंकी कैप निकाल कर पहन ली। अगला स्टेशन आने पर एक बुजुर्ग औरत उस डब्बे में आ गई। उनकी सामने वाली बर्थ थी। सुनहरे भविष्य के सपनों के झूले में झूलती रज्जो को कब नींद ने अपने आगोश में ले लिया, उसे पता ही नहीं चला। अचानक नींद में रज्जो को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया हो। कुनमुनाती हुई रज्जो ने जान लिया कि यह रमेश है तो उसने खिसक कर उसके लिए जगह बना दी। प्यार की खुमारी तो छाई ही थी दोनों पर, लिहाजा बिना किसी तीसरे की परवाह किए वे एक दूजे में समा गए। थोड़ी देर बाद रमेश ऊपर अपनी सीट पर सोने चला गया। रज्जो तृप्त होकर फिर गहरी नींद सो गई। कुछ घंटों बाद फिर रज्जो की नींद में खलल पड़ा। रज्जो ने कहा, अरे अभी तो हद है फिर से, पर रमेश ने उसका मुंह बंद कर दिया। रज्जो ने आनाकानी की, पर रमेश पर प्यार का रंग छाया था, लिहाजा रज्जो भी लता सी उसके आगोश में सिमट गई। सुबह होते होते उनकी मंजिल आ गई थी। जल्दी जल्दी सामान समेट कर वे दोनों उतर गए। विपिन पता नहीं कब उतर गया था। अपने नए आशियाने में आकर रज्जो बेहद खुश थी। वो जल्द ही अपनी घर गृहस्थी में रम गई।
उसने रमेश के सामने आगे पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की तो रमेश मान गया। रज्जो ने एक अस्पताल में नर्सिंग की ट्रेनिंग के लिए दाखिला ले लिया और बड़ी लगन से पढ़ाई करने लगी। आजकल रमेश अपने काम में बहुत बिजी हो गया था। वह देर रात को थकाहारा आता और सो जाता। कभी कभी रात की ड्यूटी भी रहती थी। इससे उनकी शादीशुदा जिंदगी में पहले जैसा प्यार अब कहीं नजर नहीं आता था। रेल की घटना याद करके रज्जो को गुदगुदी हो जाती थी। उन पलों को याद करके उसका रोम रोम खिल जाता था। एक रात बात करते हुए रज्जो ने रमेश से यूं ही पूछ लिया, ए जी, आजकल आपको क्या हो गया है कि कभी 2 घड़ी मेरे पास नहीं बैठते? आपके मुंह से प्यार के 2 बोल सुनने को तरस जाती हूं मैं। उस दिन रेल में तो कहते कहते बीते सुखद पलों को याद करके उसके गोरे गाल लाल हो गए। क्या हुआ था रेल में? अरे, उस दिन तो आपके प्यार का रंग ही नहीं उतर रहा था। लाज शर्म सब छोड़कर एक ही रात में 2 बार। क्या क्या सोचती रहती हो रज्जो तुम भी? शायद रमेश ने ठीक से रज्जो की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। वो बस इतना ही बोला था, तब नई नई शादी हुई थी यार। इतने दिनों के बाद हम मिले थे। नहीं रहा गया मुझसे। वैसे मैडम, मैंने एक ही बार जगाया था तुम्हें। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। हर समय सपनों की दुनिया में जो रहती हो, फिर उसे सच मान लेती हो। रज्जो लाज से मुस्कुरा दी, पर कुछ सोच में पड़ गई। फिर इस ख्याल को महज ख्याल समझकर झटक दिया कि शायद वो सपना ही होगा। आज रज्जो कुछ अनमनी सी थी। तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। बिस्तर से उठी तो चक्कर आ गया। डॉक्टर को दिखाया तो उसने जांच करके बताया कि रज्जो पेट से है। रमेश तो खुशी से उछल पड़ा। रज्जो लाज से दोहरी हो गई। साथ ही एक नया सुखद एहसास भी हुआ। 15 दिन बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में पता चला कि रज्जो जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली है। अब तो खुशी दोगुनी जो गई थी। रमेश ने उसकी देखभाल के लिए गांव से अपनी बहन कीर्ति को बुला लिया था। निश्चित समय पर रज्जो ने 2 बेटों को जन्म दिया। घर खुशियों से और बच्चों की किलकारियों से भर गया। इससे ज्यादा पाने की उम्मीद भी नहीं की थी रज्जो ने, पर एक अनजाना सा डर हर पल उसे घेरे रहता था। बच्चे बड़े होने लगे थे। बच्चों के दादाजी ने नाम रखे रघु और राघव। जुड़वा होने के बावजूद दोनों बच्चे एकदम अलग थे, देखने में भी और आदतों में भी। रघु थोड़ा शांत, गंभीर स्वभाव का सेहतमंद बालक था, वहीं राघव चंचल, शरारती बच्चा था। वो थोड़ा दुबला पतला सा था और जल्दी बीमार पड़ जाता था। उसकी नीली आंखें सबको आकर्षित करती थीं, पर रज्जो को डराती थीं। इस तरह 3 साल बीत गए। एक बार राघव गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने बताया कि खून चढ़ाना पड़ेगा। उसका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव निकला। अस्पताल में इस ग्रुप का खून नहीं था, तो माता पिता या दूसरे घर वालों को खून देने के लिए बुलाया गया। रज्जो और रमेश का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव था। बाकी परिवार में भी किसी का ब्लड ग्रुप राघव के खून से मेल नहीं खा रहा था। राघव की हालत बहुत नाजुक थी। रमेश किसी दूसरी जगह से खून लाने चला गया। रज्जो राघव के पास बैठी थी। डॉक्टर ने उस ब्लड ग्रुप के बारे में अस्पताल में भी अनाउंस कर दिया गया था। तभी एक आदमी तेज तेज कदमों से चलता हुआ आया और उसने कहा कि उसका ब्लड ग्रुप बच्चे से मेल खाता है। जल्दी से उसका खून लेकर बच्चे को चढ़ाया गया। ये तो रेल वाला विपिन था, जो अपने किसी जान पहचान वाले मरीज को अस्पताल देखने आया था। नीली आंखों वाले विपिन को देखकर रज्जो का दिल मानो उछलकर बाहर आने को तैयार हो गया था। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। इतने दिनों से बच्चे की चिंता में वो खुद बीमार सी हो गई थी। जब रज्जो को होश आया तब वो अस्पताल में बिस्तर पर लेटी थी। उसने चारों ओर नजर घुमाई। रमेश, उसका बेटा रघु और मांझी बिस्तर के पास खड़े थे। रज्जो और राघव की तबीयत देखते हुए रमेश ने अपनी मां को भी गांव से बुला लिया था। नन्हा रघु रोनी सूरत लिए अपनी मां के पास आने को मचल रहा था। रज्जो ने उसे गोद में लेकर खूब प्यार किया। उसने विपिन से मिलने की इच्छा जताई जिससे कि उसे धन्यवाद कह सके, तो नज ने बताया कि वो तो जा चुका है, पर अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ गया है। रज्जो की तबीयत दिन ब दिन खराब रहने लगी थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि क्यों उसका ब्लड प्रेशर लगातार ऊपर नीचे हो रहा था। कुछ दिनों में राघव की तबीयत ठीक हो गई तो उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। रज्जो भी जिद करके घर आ गई। थोड़ा ठीक होने के बाद उसने उसी अस्पताल में नर्स की नौकरी कर ली। एक दिन रज्जो ने अस्पताल की सीनियर डॉक्टर शालिनी से पूछा, एक बात बताइए डॉक्टर, क्या एक ही मां की कोख से पैदा हुए जुड़वां बच्चों के 2 पिता हो सकते हैं?
डॉक्टर शालिनी ने बताया, बहुत ही रेयर केस में ऐसा होने की संभावना हो सकती है, जैसे एक ही समय में अनेक मर्दों के साथ किसी औरत ने संबंध बनाए हों या कोई लड़की या फिर औरत सामूहिक बलात्कार की शिकार हुई हो, तभी यह मुमकिन हो सकता है। पर तुम क्यों पूछ रही हो ये सब? रज्जो ने कहा, मैंने कहीं पढ़ा था। मुझे ऐसी अनहोनी पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए आपसे पूछा। डॉक्टर शालिनी ने कहा कि बहुत सी ऐसी अनहोनी और रहस्यमयी बातें होती हैं, जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। डॉक्टर शालिनी की बात सुनकर रज्जो का चेहरा सफेद पड़ गया, पर उसने किसी तरह खुद को संभाला और 15 दिन की छुट्टी लेकर घर आ गई। सासू माँ भी गांव चली गई थी। कीर्ति ही बच्चों का ख्याल रखती थी। रज्जो खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। इससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। रमेश रज्जो को अस्पताल ले गया। डॉक्टर शालिनी रज्जो की ऐसी हालत देखकर हैरान रह गई। उन्होंने उसकी ऐसी हालत की वजह पूछी तो रमेश ने बताया, पता नहीं ये क्या सोचती रहती है। न किसी से बात करती है और न किसी से मिलती जुलती है। अपने आप को बस घर में बंद करके रखती है। इसे बच्चों का भी ख्याल नहीं है। डॉक्टर शालिनी ने चेकअप के बहाने रमेश को बाहर भेज दिया। फिर रज्जो से पूछा, सच सच बताओ रज्जो, उस दिन तुमने मुझसे जो सवाल पूछे थे, क्या उनका संबंध तुमसे है? क्या तुम्हारे साथ कोई घटना घटी है? घबराओ मत, तुम इस समय मेरी मरीज हो। हमारे बीच जो भी बातें होंगी वे राज रहेंगी। अगर तुम नहीं चाहोगी तो मैं तुम्हारे पति को भी नहीं बताऊंगी। ये सुनकर रज्जो फफक कर रो पड़ी और रेल में हुई घटना सुनाई। उसने कहा, मुझे अभी भी शक ही है। मैं पक्का नहीं कह सकती कि वह सब वाकई मेरे साथ उस रात हुआ भी था या सिर्फ एक वहम है, क्योंकि मैं तब शायद अपने होशोहवास में नहीं थी या फिर इतने समय बाद पति मिलन को उतावली हो रही थी। डॉक्टर शालिनी ने कहा, अगर तुम्हें पक्का करना है तो उस आदमी का और अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लो, सारी बात साफ पता चल जाएगी। रमेश के पूछने पर डॉक्टर शालिनी ने बताया कि 2 बच्चों और घर की जिम्मेदारी से रज्जो की यह हालत हुई है और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। घर आते ही रज्जो अलमारी में वो विजिटिंग कार्ड ढूंढने लगी जो विपिन ने नर्स को दिया था। कार्ड मिलने पर उसने कांपते हाथों से अपने मोबाइल से उसका नंबर मिलाया। अगले दिन राघव को दिखाने के बहाने रज्जो अस्पताल पहुंच गई। विपिन पहले से वहां मौजूद था। उसने अपने बुलाने की वजह पूछी तो डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट की सभी कार्यवाही पूरी करने के बाद बता दिया जाएगा। विपिन ने आनाकानी करनी चाही तो डॉक्टर शालिनी ने पुलिस बुलाने की धमकी दी और उससे रेल की उस घटना का सच पूछा। इसी बीच पुलिस को बुला लिया गया और उन लोगों की हाजिरी में डीएनए टेस्ट कराया गया। विपिन ने सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया और कहा कि वह रेल में रज्जो की सुंदरता पर मोहित हो गया था और उसे पाने की चाहत में उसने कॉफी में नशे की दवा मिलाकर उन दोनों को पिला दी थी। रमेश के गहरी नींद में सो जाने के बाद उसने रमेश की टोपी पहनकर अंधेरी रात में उस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। विपिन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट आ गई। विपिन और राघव का डीएनए मैच कर रहा था। डॉक्टर ने रज्जो को रिपोर्ट पढ़कर बताया, राघव का पिता विपिन ही है। उसी समय अस्पताल आए रमेश ने डॉक्टर शालिनी की बात सुन ली और पूरी बात जानने के बाद तो वह अपना आपा खो बैठा। वहीं सबके सामने उसने रज्जो को खरी-खोटी सुनाई, यहाँ तक कि उसने रज्जो को चरित्रहीन तक साबित कर दिया। डॉक्टर शालिनी ने उसे समझाने की लाख कोशिश की पर रमेश हिकारत भरी नजरों से रज्जो को देखता हुआ उसे छोड़कर चला गया। रज्जो अपने ऊपर लगा इतना बड़ा इल्जाम सह न सकी और सदमे से बेहोश हो गई। इसके बाद वह कोमा में चली गई। महीना भर कोमा में रहने के बाद आखिरकार वह जिंदगी की जंग हार गई। आज एक और अहिल्या किसी इंद्र के छल से अपमानित हुई। कोई कसूर न होते हुए भी अपने ही पति द्वारा कसूरवार ठहरा दी गई और ठुकरा दी गई। आज कोई राम उसके पाषाण हृदय में प्राण न डाल पाया, उसका उद्धार करने नहीं आया। न ही कोई राम उसकी निर्जीव देह में प्राण लौटा सका, क्योंकि वह पति था, परमेश्वर नहीं।